हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेज। ये आपका क्विज 2 है और उसका ये सॉल्यूशन है। आओ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ आप देखो, पहला उसने क्वेश्चंस में मार्क कर रखा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ताकि हम अगर हमें एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पे पता चल जाएगा तो नॉट डिपेंडेंट तो खुद ही पता चल जाएगा। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला आप जानते हो? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही लिखते हो। और वॉल्यूम किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखते हो। नॉर्मेलिटी क्या लिखते हो? नॉर्मेलिटी बराबर लिखते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है। और वॉल्यूम की सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला लिखते हो? अगर मोलालिटी की बात किया जाए तो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बिल्कुल सही है। और यहां से स्ट्रेंथ आ जाओ, बोलता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या जानते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करनी है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि वॉल्यूम देख रहे हैं किस किस टर्म में आ रहा है। इस टर्म में वॉल्यूम आ रहा है, इस टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है और इस टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जिस टर्म में वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो, मान ली टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या कर रहा हो? वॉल्यूम क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब वो क्या है? टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट है। ये मोलरिटी, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ हमारा क्या हुआ? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पर अगर मोलालिटी की बात किया जाए तो इसमें वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है। मतलब ये क्या है हमारा? नॉर्मलिटी जो है, मोलालिटी जो हमारा, वो हमारा क्या है? करेक्ट। इसका आंसर अगर बात किया जाए तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो, वॉल्यूम जिस कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो तो समझ लेना कि वो क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा हो मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मेलिटी पूछ रखा है, क्वेश्चंस पे पूछा है कि नॉर्मेलिटी बताओ, जबकि परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है। यहां देखना, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है 98। यहां से डेंसिटी भी दे रखा है 1.8 ग्राम पर ml। हाँ बिल्कुल सही है, ये चीज तो समझ में आ चुका हमारा। पर नॉर्मेलिटी के साथ मैंने कोई रिलेशन नहीं पढ़ाया था परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए। हम नॉर्मेलिटी इक्वल टू जानते हैं, यहां से देख लो, हम जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। पर ये फॉर्मूला के लिए हमने मोलरिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, हमने मोलरिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है। इस इक्वेशन के लिए जैसे हमें अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो और डेंसिटी दे रखा हो तो हमने क्या कर सकते हैं? मोलरिटी तो निकाल सकते हैं। चलो मोलरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? 10 इंटू एक्स। एक्स से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? परसेंटेज बाय वेट को। एक्स इंटू डी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बी किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? सॉल्यूट के लिए। सही है, 10 सही है। एक्स क्या दे रखा है हमारा? एक्स की वैल्यू परसेंटेज वेट बाय वेट को मैंने माना है, वो क्या वैल्यू है? 98 इंटू डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.8। हाँ 1.8 डेंसिटी हो गया हमारा, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमारा यहाँ सॉल्यूट कौन सा है? हमारा यही है। सॉल्यूट हमारा क्या है? H2SO4 है। अब देखना इसको, अगर तुम्हें निकालना है मोलर मास निकालना है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का मास 1, एक सल्फर का मास 32 और एक ऑक्सीजन का मास 16। निकालोगे तो क्या आ रहा है हमारा? 98 ग्राम पर मोल आ रहा है। समझ में? तो यहां हमारा कितना आ चुका है? 98। यहां देखना 98 आया है
कैंसिल हो गया क्या, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 18 हमारा निकल के आ गया मोलरिटी। 18 मोलर हमारा क्या निकल के आया, मोलरिटी। अब यहां देखना, इस तरफ देखना, मोलरिटी पता है, अगर मोलरिटी पता चल जाए तो क्या नॉर्मेलिटी का हमने उसके साथ रिलेशन पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां से आ जाओ, नॉर्मेलिटी हमें निकालना है, मोलरिटी पता चल चुका है, मोलरिटी पता चल चुका है, यहां क्या आ चुका 18, और H2SO4 में कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं, H2SO4 को अगर तुम ब्रेक कर दो, यहां से देखना 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, 2। यही हमारा क्या होता है, बेसिसिटी, और यही हमारा क्या होता है, एन फैक्टर। समझ में आया, यही हमारा बेसिसिटी बोलते थे एसिड के लिए, और यही हमारा क्या था, किसी भी एसिड के लिए बेसिसिटी होता है, वही होता है हमारा एन फैक्टर। तो यहां हमने क्या पुट कर दिया 2, यहां मतलब हमें निकल के आ गया 36 नॉर्मल। ऑप्शन कौन सा है, ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 1 लीटर। मतलब वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, हाँ सही है। हमें क्या मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए, और दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होना चाहिए, लीटर में हमें प्रेजेंट होना चाहिए, यही हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर हमें दोनों चीज पता चल जाए तो मोलरिटी निकल जाएगा। अब उसने सीधा उसने मोल्स नहीं दिया है, हमें क्या दे दिया है, मास के टर्म में दे दिया है। यहां समझ में आता है कि अब यहां गिवन मास दे रखा है, तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं, और NaCl ही हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि हम किसी चीज को पानी में डाल रहे हैं, NaCl को पानी में डाल रहे हैं, वही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। गिवन मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स है कि जो गिवन मास है वो भी किस में, ग्राम में होना चाहिए, उसको किससे अगर डिवाइड कर दें, अगर NaCl के मोलर मास से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मोल। क्या हमें दोनों चीज दे रखा है, क्या देखना, गिवन मास कितना दे रखा है 5.85 डिवाइड बाय 58.5, इसका क्या होगा, मोलर मास होगा। देख लेना NaCl के लिए मोलर मास, यहां देख लेना NaCl के लिए मोलर मास निकाल दे रहा हूं, ये है हमारा मोलर मास। सुनना यहां से, एक Na का मास कितना होता है 23, और एक क्लोरीन का 30.5, यही लिख रखा है मैंने 58.5। यहां से क्या निकल के आ गया, हमारा मोल कितने निकल के आ गए, 0.1 मोल निकल के आ गए। मतलब हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता चल चुका है, इसका वैल्यू तो पता चल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 1 लीटर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर में प्रेजेंट है। अब यहां देखना, मोलरिटी निकालना था हमें, मोल्स कितने निकल के आए हैं 0.1, और हमें वॉल्यूम किसमें पता होना चाहिए, लीटर में ही पता होना चाहिए। तो हम क्या, वॉल्यूम कितना है 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मोलर। आंसर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब यहां पूछा है दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा है, अभी मोलरिटी पूछ रहा था उसमें, अब इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सोलूट का पूछ रखा है। 40 ग्राम ऑफ NaOH सोलूट दे रखा है, और 80 ग्राम ऑफ H2O ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है।
ये तो सबको पता होगा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। आ रहा है सबको समझ में? यहां सुनो, अब यहां देखो, उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्यूट का निकालना है। मतलब मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन जो निकालना है वो हमें निकालना है NOH को। देखना, NOH का निकालना है। और मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ बी, किसके लिए, हम लोग सॉल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग टोटल मोल से डिवाइड करते हैं। अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों से टोटल मोल क्या होंगे, जो सॉल्यूट से मोल्स आ रहे होंगे और जो सॉल्वेंट से मोल आ रहे होंगे, ये क्या हो गया हमारा NB। टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, इंडिविजुअल उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें मार्क करना होता ना, तो मैं ऐसे ही मार्क करके चला जाता, इसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। और इसने 3 ऑप्शन में 1 से ज्यादा वैल्यू दे रखा है, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होते, हम मार्क करके ए निकल जाते। पर अगर अब ये ऑप्शन में अगर 1 से कम दे रखा होता, उसके लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, पहले ये NB निकाल लेते हैं। यहां से देखो, यहां रेड पेन से जो दिखा रहा हूं, इस तरफ से देखना, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब N ऑफ NOH निकाल रहा हूं सॉल्यूट के लिए। क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 40, और NOH का मोलर मास क्या होगा, 40। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, मोल। H2O के लिए N ऑफ H2O, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, इसका गिवन मास कितना दे रखा है, 80, और उसी का हमने क्या कर दिया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। यहां से हमारा क्या निकल गया है, 1। मतलब हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ NOH, हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया है, मोल निकाल लिया है। अब आओ NB का वैल्यू रखते हैं इसमें। NB की वैल्यू क्या आई है, 1। NB का वैल्यू क्या आया है, 1, और टोटल कितना आ चुका है, 1 + 1, मैंने सॉल्यूट का कितना, 1, और यहां से भी क्या, 1, टोटल कितना आया, 1/2। मतलब ये क्या आ गया हमारा, 0.5। हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ NOH जो निकल के आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NOH 0.5। कौन सा ऑप्शन है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर to 40 gram of NOH to make 2 liter of solution, 2 liter of solution। ठीक है, what is the normality, क्या पूछ रखा है, हमें यहां से 40 ग्राम ऑफ NOH दे रखा है, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसमें हमें NOH का वेट दे रखा है, मतलब सॉल्यूट का दे रखा है, और वॉल्यूम क्या दे रखा है, 2 लीटर। दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले एक तो तुम पहले कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या जानते हो, मोलरिटी इंटू N फैक्टर जानते हो। तो हम क्या करें, मोलरिटी ही पहले निकाल लेते हैं। यहां से देखो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरफ से कर रहा हूं, इस तरफ से कर रहा हूं। मोलरिटी हम देखो क्या कर रहा हूं, मोलरिटी निकाल ले रहा हूं पहले। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किसमें, लीटर में। एन भी नंबर ऑफ मोल्स, एन ऑफ NOH पहले अगर निकल जाए तो क्या हमें वॉल्यूम ऑफ लीटर पता है, मोलरिटी निकल जाएगा। तो एन भी क्या हो जाएगा, 40 ग्राम दे रखा है, और वो उसका मोलर मास क्या होगा NOH का, 40 ही होगा। तो यहां से तो हमारा 1 निकल के आ गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है, मोलरिटी यहां से कितना आ चुका है हमारा, मोल्स आए हैं 1। अब यहां से आ जाओ, मोलरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। मोल्स 1 पता चल चुका, और यहां से हमारा क्या आ गया, 2। मतलब ये हमारा कितना आ गया, मोलरिटी आ गया हमारा 0.5 मोलर। सही है। क्या रिलेशन तुम जानते हो नॉर्मेलिटी के साथ, कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी
इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी कितना आया है 0.5 इंटू 1। यहां से हमारा एन फैक्टर NOH का एक ही बेस है, एक ही OH माइनस क्या होगा रिप्लेसेबल होगा, एसिडिटी क्या होगा 1, तो एन फैक्टर भी हमारा क्या होगा इस NOH का। अगर एन फैक्टर की बात किया जाए तो 1 ही होगा कि अगर NOH को ब्रेक करोगे तुम, NOH को ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक करेगा Na प्लस और OH माइनस। मतलब हमारा OH माइनस बेस के लिए हम लोग एसिडिटी की बात करते थे, एसिडिटी की बात करते थे, और एसिडिटी हमारा क्या होता है एन फैक्टर। कितना OH माइनस बाहर निकल रहा है एक ही, तो एन फैक्टर भी हमारा क्या आएगा 1। लो 1 रख दिया, एन फैक्टर क्या आ गया हमारा ये लो, एन फैक्टर क्या आ गया हमारा 1। अब यहां से आ गया हमारा कितना 0.5 नॉर्मल। आंसर तो आ चुका है इस फॉर्मूले से यूज करके, पर हम सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूले को ना यूज करके बल्कि हम क्या कर ले, हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा है, हमने तो रिलेशन यूज कर लिया कि मोलारिटी निकाला और नॉर्मेलिटी में कि रिलेशन लगा के नॉर्मेलिटी भी निकाल लिया। पर अगर डायरेक्ट तुम चाहो ना, नॉर्मेलिटी बराबर क्या जानते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम किसमें लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े हो गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है 40, ये सेकंड मेथड है, ये देख लेना, ये ब्लू से जो मैं कर रहा हूं वो सेकंड मेथड है। इस मेथड से भी तुम निकाल सकते थे और इस मेथड से भी निकाल सकते थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। लो इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हो मोलर मास, इक्विवेलेंट को मोलर मास लिख सकते हो, और मोलर मास कितना है 14, और यहां से 2, और एन फैक्टर हमारा क्या आएगा 1। एन फैक्टर क्या आएगा हमारा 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास कितना 40 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। समझ में आ रहा है, गिवन मास नहीं गलत बोला गया, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा NOH का 40, और एन फैक्टर क्या है हमारा 1। यहां से इतना कट चुका है हमारा, यहां से भी क्या आ रहा है हमारा 0.5 नॉर्मल। लो यहां से ये भी आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं मोलारिटी से भी जा सकते थे और रिलेशन लगा के नॉर्मेलिटी निकाल सकते थे ये इस फॉर्मूले से। नहीं तो तुम डायरेक्ट हमें गिवन मास पता है, एन फैक्टर पता है, मोलर मास पता है, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और हमें ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं कि गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हमें मोलर मास को डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, तो हमें क्या निकल के आ जाता है इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाता है। लो इस फॉर्मूले से भी हमारा यही आंसर आएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट ग्राम ऑफ सॉल्यूट solid NOH in 500 cc of 0.m मोलर, मतलब कि मोलारिटी कितना दे रखा है मोलारिटी दे रखा है 0.25, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 सीसी। सीसी की बात कर रहा है ml की बात कर रहा है वो। पहली बात कि जब हम लोग ग्राम पूछ रखा है कितना मास ऑफ NOH का हमने लिया, मोलारिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में। अगर हमें मोल पता चल जाए तो क्या मास भी पता चल जाएगा। मास क्या होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास तो पता ही है, वेट पता चल के आ जाएगा। पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं, आओ मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। मोलरिटी क्या है 0.25, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 500 सीसी। 500 सीसी यहां मल्टीप्लाई करो 500 से, पर ये जो तुम निकाल के लाओगे ये क्या निकल के आएगा तुम्हारा मोल नहीं निकल के आएगा। जब वॉल्यूम को तुम ml में लोगे तो क्या आएगा वो मिली मोल्स आएंगे, और उस मिली मोल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा।
किस में चेंज करना पड़ेगा? मोल में, तभी तुम वेट निकाल सकते हो। तो किस में चेंज करना पड़ेगा? किस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर दूं तब ये किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में चेंज हो जाएगा क्या? लो, आ चुका हमारा ये। यहां से कितना आ चुका हमारा? वॉल्यूम लीटर कितना आ गया हमारा? 0.25 डिवाइड बाय, सॉरी वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या निकल के आ गया? 0.25 डिवाइड बाय 2। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स, बी किसके लिए यूज करते हैं? सॉल्यूट के लिए, मतलब बी टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं NOH के लिए, ठीक है, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। यहां देखना, पेन चेंज कर ले रहा हूं, यहां देखना, नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या जानते हो? वेट, यही पता करना है हमें, डिवाइड बाय उसका क्या? मोलर मास। आ रहा है समझ में? क्या वेट निकाल लिए हो क्या? एन भी पता है तुम्हें क्या? ये निकाल लिए हो क्या? 0.25 डिवाइड बाय 2, और यहां से हमें ये पता है, वेट पता है निकालना है, और मोलर मास कितना है? 40। तो 0.25 इंटू 40 और इंटू डिवाइड बाय 2। आ रहा है समझ में? यहां से क्या करूं मैं? 100, यहां से कितना आ गया? 4 आ चुका। यहां से कितना आ चुका? 10, और यहां से देखना तो मैं इसे डिवाइड कर दूं, ये देखो ये कितना आ गया? 5। मतलब कि हमारा ये कितना वेट निकल के आ गया? वेट ऑफ NOH कितना निकल के आ गया? NOH का ही पूछा था, सॉल्यूट का पूछा था, तो वेट ऑफ NOH कितना निकल के आ गया हमारा? ये लो, वेट ऑफ NOH जो निकल के आया है वो हमारा क्या निकल के आया? 5 ग्राम। सुनो फिर से मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। मोलरिटी दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, उससे मैंने क्या कर लिया? मोल निकाल लिया। अब मोल जब निकल गया तो हमने क्या किया? हम फॉर्मूला जानते हैं कि वेट डिवाइड बाय मोलर मास होता है। NOH का मोलर मास पता है क्या होता है? 40, और हमें वेट पता करना था, मोलर मोल्स निकाल के ले आ चुके थे। मोल्स क्या है? यहाँ आ चुका है। मोल्स से मैंने क्या किया? मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या निकल चुका है? वेट ऑफ NOH निकल चुका है। आया समझ में? ठीक है, चलते हैं। कौन सा आंसर होगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। बी में मैंने मार्क किया था ना इस तरफ, हाँ इसमें मार्क कर रखा है मैंने। ठीक है, आओ चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्स विथ 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब यहां से सुनना, ये क्वेश्चन किसका आ चुका है? ये क्वेश्चन आ चुका है डाइल्यूशन का। अब डाइल्यूशन क्या करते थे हम लोग? कोई सॉल्यूशन में मैंने पानी को ऐड कर रहे हैं, तो बिफोर सॉल्यूशन और आफ्टर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देते थे। यही करते थे ना, कि डाइल्यूशन जब करते थे तो क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ क्या होते थे? सेम होते थे। अब यहां सुनना, पहले ये डाइल्यूशन के लिए मैंने फिगर बना रहा हूं, सुनना। ये बोला कि 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इसका इसमें कौन प्रेजेंट है? H2SO4 प्रेजेंट है, और वो भी क्या है? 50 ml प्रेजेंट है, ठीक है, 50 ml, और इसका कंसेंट्रेशन क्या दे रखा है? 18 मोलर। ठीक है, हमने क्या किया कि यहां मैंने 50 ml वाटर को ऐड कर दिया है, 50 ml पानी को ऐड कर दिया है। जब पानी को ऐड किया, एडेड 50 ml क्या? वाटर। बताना है तुम्हें ये क्वेश्चन पहला, ये कि हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है, मोलरिटी के टर्म में बात कर रहा है, क्योंकि आंसर मोलरिटी में दे रहा है, तो हम इसमें हम बात किसका करेंगे? मोलरिटी के टर्म में ही बात करेंगे। तो अगर हमें इसका मोलरिटी तो पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि डाइल्यूशन में
मोल्स सेम होते हैं ना कि कंसंट्रेशन सेम होते हैं। सिंपल देखो, सैंपलिंग जब तुम करते थे तो क्या होते थे, कंसंट्रेशन सेम होता था पर उनके मोल्स क्या करते थे, डिफर करते थे। पर ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है। जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग, कंसंट्रेशन अलग, पर उसका मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एक चीज बता दो हमें, वी टोटल यहां जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वी टोटल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये बता दो मेरे को। अगर मोलरिटी की बात किया जाए, वी ऑफ टोटल की बात किया जाए, तो आपने पहले 50 ml था, इसमें 50 ml पहले से 50 ml कंटेनर में था, इस कंटेनर में आपने 50 ml फिर से ऐड कर दिया, तो इस कंटेनर के टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, 100 ml। एक कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो चुका है, 100 ml। अब क्या करें, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगा दिया जाए। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या लगाओगे, m1 नंबर ऑफ मोल्स। अब देखना यहां से एक रफ वर्क कर दे रहा हूं मैं, एक रफ वर्क कर दे रहा हूं कि हमें क्या मोलरिटी बराबर क्या जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो हमें मोल्स क्या है दोनों तरफ, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या थे और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स टोटल क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं पहले निकाल रहा हूं कि यहाँ क्या है, m1v1, इसके लिए मैं मान रहा हूं ये m1 था और ये क्या था, m2 था, बिफोर डाइल्यूशन के बाद m2 था। ये क्या होगा हमारा m2v2, यही पढ़े हो। m1 इसका कितना है 18 मोलर, और जब तक पानी नहीं मिला है, बिफोर डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं, जब पानी ऐड नहीं किया है मैंने, तब ये कितना है 50। इसका हमें मोलरिटी निकालना है और टोटल वॉल्यूम कितना निकाल के लाए हो तुम, टोटल वॉल्यूम कितना है 100। बोलो अब यहां से क्या आ चुका हमारा, m2 इक्वल टू 18 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। यहां से कितना आ गया हमारा 9 मोलर, 9 मोलर। पर पूछा क्या, मोलरिटी ही पूछ रखा है क्या, हाँ 9 मोलर इज द करेक्ट आंसर। ये देखो 9 मोलर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। मैंने डाइल्यूशन के कंसेप्ट में मोल्स क्या होते हैं सेम, मोल्स के फॉर्मूले लगा लिया मैंने, और m1v1 इक्वल टू m2v2 कंसंट्रेशन के टर्म में। यहाँ क्या था, जब तक पानी नहीं मिला है, बिफोर डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है 18 मोलर और इसका वॉल्यूम कितना था 50। m2 हमें निकालना है क्योंकि आफ्टर डाइल्यूशन के बाद हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, उसका मोलरिटी क्या है। आंसर मोलरिटी में है, इसीलिए मैं मोलरिटी में डील कर रहा हूं, नहीं तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील कर सकते हो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कितना हो चुका है 50 ml पहले था, 50 ml आपने ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है 100 ml। ये हो चुका। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना यहां से। 10 ml ऑफ नॉर्मल HCl, सुनना है, अच्छा क्वेश्चन है। n/2H2SO4, मैंने नॉर्मल दे रखा है 1/2H2SO4 दे रखा है नॉर्मेलिटी, 30 ml n/3NH3। अब ये कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग पढ़े होगे कि अगर मिक्सिंग करते हैं उसके सारे मिक्सचर को मिक्स करके फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन का उसने पूछ रखा है कि उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो H प्लस प्रेजेंट है ना, उसका हमें बता दो नॉर्मेलिटी। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। ये क्या है 10 ml है और 1 नॉर्मल HCl है, पहला सॉल्यूशन ये, दूसरा n/2 और 40 ml क्या है यहां H2SO4 है। तीसरा सॉल्यूशन क्या है,
N/3 और 30 ml कौन है हमारा इसमें प्रेजेंट? HNO3। 3 एसिड प्रेजेंट है और ये मिक्सिंग का ही केस है, क्योंकि इसमें सारे एसिड दे रखे हैं, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड एसिड। तो जब मिक्सिंग जब पढ़ते थे तुम, तो वहां बताया गया होगा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हाँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिड सेम नेचर का है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर उसने बोला है कि तीनों को क्या कर दिया गया है? मिक्स कर दिया गया है। और वॉल्यूम कितना तक बनाया गया है? 1 लीटर सॉल्यूशन तक क्या बनाया गया है? उसका वॉल्यूम मिक्स कर। इन तीनों को क्या किया गया है? देखना यहां से, इन तीनों को मिक्स किया, इन तीनों को मिक्स किया और एक कंटेनर यहां बनाया। बोला कि वॉल्यूम जो टोटल है ना यहाँ 1 लीटर निकल के आ गया है। इसका जो वॉल्यूम हो चुका है 1 लीटर हो चुका है, बोला है। अब यहां सुनना ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब यहां सुनना। इसने पूछा है कि ये जो सॉल्यूशन बना, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें H+ आयन का नॉर्मेलिटी क्या होगा? अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो अगर हमें इसका हमारा क्या निकल के, अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, तो अगर हमें इस सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, इन तीनों के मिक्सिंग से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए और वॉल्यूम क्या है, हमें V टोटल बोला है कि इन तीनों को मिक्स करके उसने 1 लीटर सॉल्यूशन तक ले गया है। मैंने वॉल्यूम क्या फिक्स कर रखा है? 1 लीटर बना है ये सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए इस मिक्सचर का, तो क्या हमें पता चल जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू H+ आयन। और इनमें निकालते हैं पहले। इसमें देखना, कलर बाय कलर चेंज कर रहा हूं मैं। पहला मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पहले बताओ। अगर मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूले की बात किया जाए, क्योंकि वॉल्यूम किस में ले रखा है? ml में ले रखा है, तो हम इक्विवेलेंट की बात नहीं करेंगे, मिली इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ये अगर हम लीटर में होता तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते, पर हम लोग मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। मिली इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी बराबर क्या जानते हो? ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम लीटर में। मिली इक्विवेलेंट है तो वॉल्यूम किसमें? ml में। आओ, इन इंटू वॉल्यूम किसमें? ml में। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? 110 इंटू 1 कितना निकल के आ गया मिली इक्विवेलेंट इसका? 10। ये हमारा इसका मिली इक्विवेलेंट निकल के आया है। दूसरा पेन चेंज कर लेता हूं, ये लो। इसका मिली इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अगले पेज पे कर दूं मैं इसे, इन तीनों को अगले पेज पे कर दूं, यहां से मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो बना चुके हो तुम, यहां से मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। पहला देखना 10 ml 1 नॉर्मल HCl, लगाओ n इंटू वी, इसके लिए मिली इक्विवेलेंट निकालो। यहां से मिली इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? n इंटू वॉल्यूम किसमें? ml में। बताना नॉर्मलिटी कितना दे रखा था? 1 ही दे रखा था। अरे 1 नॉर्मल है, वो n लिख रखा है, उसका वॉल्यूम क्या है? 10 दे रखा है, तो यहां से हमारा मिली इक्विवेलेंट यहां से, तो ये क्या था? HCl के लिए। ये क्या है? H2SO4 के लिए। आना मिली इक्विवेलेंट यहां से निकाल लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट देखो यहां देखो मिली इक्विवेलेंट N/2 40 ml तक H2SO4, मतलब नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है? 1/2। n क्या है? नॉर्मल। तुम अंतिम में क्या लिखते थे? 2 नॉर्मल आ रहा है, तो N/2 लिख रखा है, मतलब वो नॉर्मेलिटी कितना है? 1/2 है। यहां से आ जाओ, 1/2 इंटू 40, यहां से कितना आ गया हमारा? 20। यहां आ जाओ, HNO3 के लिए बात कर रहा है, HNO3 के लिए बात कर रहा है। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है? उसने नॉर्मेलिटी 1/3 है और 30 ml तक दिया है। कितना आ चुका हमारा? 10 मिली इक्विवेलेंट। पर उसने पूछा है कि ये तो कंपाउंड है, हमें पूछा है कि आयंस के लिए बताओ, H+ आयंस के लिए। तो अगर हमें यहां से H+ आयन पता कर लेते हैं,
कि HCl है तो यहां से H प्लस आयन मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl कितना आ जाएगा, यहां से 10 मिली इक्विवेलेंट। H2SO4 से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम क्या, H2SO4। इसमें मोल्स की तरह मत कर लेना कि मल्टीप्लाई कर देना, ब्रेक करोगे H2SO4 को 2H प्लस SO4 2 माइनस, n फैक्टर से इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट में तुम्हें स्टोइकोमेट्री देखने की। इसमें क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस H2SO4 से 20 और यहां से मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, ब्रेक करोगे H प्लस NO3 माइनस, तो वहां से मिली इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा। अगर HNO3 का पता है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 भी H भी निकल के आ जाएगा 10। टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना, यही H प्लस इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, यही H प्लस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में पहुंचा होगा, यही H प्लस क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में पहुंचा होगा। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन किसका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकल गया क्या, देखना तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो गया, यहां से आ रहा है 10, यहां से 20 और यहां से 10, मेरा टोटल कितना आ चुका हमारा 40। यहां से 40 मिली इक्विवेलेंट आ चुका। अब हम यहां आ जाओ, अब जो निकालना चाह रहे थे मिली इक्विवेलेंट इसका कितना निकल के आ गया, 40 मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए तुमने, 40 मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए। और इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ही तुम्हें क्या निकालना था, नॉर्मेलिटी निकालना था। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। अगर मिली इक्विवेलेंट ऊपर ले रहे हो तो वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, तुम्हें ml में निकालना पड़ेगा, तभी नॉर्मेलिटी निकलेगा। नहीं तो एक मिली इक्विवेलेंट में तो इसी को चेंज करो इक्विवेलेंट में, नहीं तो इसी को क्या कर दो ml में चेंज कर दो। अब यहां से देखना नॉर्मेलिटी क्या आएगा, मैं इस तरह से निकाल दे रहा हूं, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन, नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं रिजल्टिंग सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन। ठीक है, यहां से आ जाओ, नॉर्मेलिटी किसका निकाल रहा हूं, H प्लस आयन का निकालना था। और H प्लस आयन से यहां देखना, पहले H प्लस आयन टोटल कितने आ रहे हैं सॉल्यूशन में, यहां से 10 मिली इक्विवेलेंट, यहां से 20 मिली इक्विवेलेंट और यहां से 10 इक्विवेलेंट, मतलब टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इस सॉल्यूशन में। इन तीनों को ही तो मिक्स किया है आपने, इन तीनों को ही तो मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद ये क्या आ चुका है हमारा 40 मिली इक्विवेलेंट आ चुका है। ये आप मिली इक्विवेलेंट 40 में ले रहे हो, मिली इक्विवेलेंट में ले रहे हो, तो इसको किस में चेंज लेना पड़ेगा, हमें ml में लेना पड़ेगा। तो यहां से हमें वैल्यू जो निकल के आया, यहां से जो वैल्यू निकल के आई है, यहां से देखना n/25, n/25 कोई ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, n/25 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, ये था मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट में हमने H2SO4 को ब्रेक किया तो 2H प्लस SO4 2 माइनस नहीं लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन होता है, ना कि स्टोइकोमेट्री जैसे मिली मोल्स में हम डील करते थे, स्टोइकोमेट्री से चलते थे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरह कि अगर 1 मोल से वो 2 मोल बन रहा है तो उसके मोल, अभी अगले ही क्वेश्चन है वो, ये समझ में आ गया। आओ देखते हैं, ये हमने मिली इक्विवेलेंट निकाला था तीनों सॉल्यूशन के लिए कि टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन हमने निकाला था, टोटल मिली इक्विवेलेंट निकाला। और हमने नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हैं कि अगर इक्विवेलेंट पता चल जाए और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमने क्या निकल के आ जाता है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी H प्लस विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में निकाला था मैंने। अब आ जाओ यहाँ क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, देखना क्या है, उसने पूछा कि 100 ml 0.3 मोलर HCl। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मिली इक्विवेलेंट में था तो हमने स्टोइकोमेट्री से नहीं गए, मिली इक्विवेलेंट में हमने स्टोइकोमेट्री से नहीं गए,
क्योंकि कंसेप्ट अपने ऐसे पढ़ते थे ना कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 किसके इक्वल होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, उसमें हमें बैलेंसिंग भी देखने की जरूरत नहीं है। मिक्स्ड विथ कितने किया गया है, 200 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 के साथ। यहां से देखना, अब यहां भी पूछ रखा है व्हाट इज द मोलरिटी। अब यहां देखो उसी तरह से कंटेनर बना लो, ये क्या है, जीरो 0.3 मोलर, इस बार क्या दिया है कंसेंट्रेशन मोलरिटी, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। सही है, इसको किसके साथ मिक्स कर रहा है, 200 ml और 0.3 मोलर क्या है H2SO4 है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों को मिक्स किया गया है। देखना तो दोनों इस बार क्या है, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही थे, क्वेश्चन दोनों सेम है, एक में मिली इक्विवेलेंट था और एक में हमारा क्या है मिली मोल्स के मोलरिटी के टर्म में बात किया है। इस बार हम लोग क्या पता चल जाए, मोलरिटी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होने चाहिए। हमें वॉल्यूम तो पता हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है क्या है 100 ml और 200 ml, दोनों को मिक्स कर दिया तुमने, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रखा है, सॉल्यूशन 1, ये देखो सॉल्यूशन 1 और ये हमारा क्या है सॉल्यूशन 2, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया तुमने मिक्स कर रखा है। हाँ लो मिक्स कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स कर रखा है। तो इसका बताना टोटल वॉल्यूम क्या हुआ होगा 100 ml और ये क्या भी टोटल 200, दोनों इन दोनों के वॉल्यूम ही यहां होगा क्योंकि आपने इन दोनों को ही मिक्स कर रखा है। तो अगर मिली मोल से यहां पता चल जाए, मिली मोल से यहां पता चल जाएगा, तो क्या यहां मिली मोल्स पता चल जाएगा, अगर मिली मोल से यहां पता चल जाए, क्योंकि वॉल्यूम किस में बात कर रहा है ml में, तो हम लोग किस में बात करेंगे मिली मोल्स में। अगर यहां मिली मोल्स पता चल जाए, यहां मिली मोल्स पता चल जाए, तो हमें यहां क्या क्या पता चल जाएगा, यहां H प्लस का मिलीमोल्स पता चल जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं H2SO4 का मिलीमोल्स निकालते हैं, H2SO4 का पता चल जाएगा तो हम मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन भी निकाल लेंगे। आओ यहां देखो, मैं 2 कंटेनर लिया था, ये यही था और एक कंटेनर ये है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितने मिलीमोल्स, 0.3 100 ml, मोलरिटी बराबर, अगर हम मिलीमोल्स निकालना है, मोलरिटी बराबर क्या होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, पर मोल्स यहां इस बार वॉल्यूम किस में है एमएल में, तो मिलीमोल्स की बात करेंगे, मिलीमोल्स की बात करेंगे। आ जाओ यहां देखो कितने वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, 0.3 था और 100 ml, ये क्या है HCl का 0.3 इंटू 100 कितना मिलीमोल्स निकल गया 30। अब आता है तुम्हें स्टोसियोमेट्री बहुत अच्छे आते हैं, यहां देखना थोड़ा सा, HCl को ब्रेक करो, किसमें ब्रेक कर गया H प्लस और Cl माइनस। अगर इसके 30 मिलीमोल्स है, 1 मोल ऑफ HCl ब्रेक कर रहा है तो 1 मोल ऑफ H प्लस बन रहा है। अगर इसके 30 मोल्स हैं तो इसके भी कितने होंगे 30 मोल्स होंगे। अगर इसके 30 मोल्स हैं तो इसके भी क्या है 1 मोल, कैसे स्टोसियोमेट्री लगाते हो, 1 मोल ऑफ HCl से ब्रेक कर रहा है तो 1 मोल पढ़ते कैसे हो, 1 मोल ऑफ HCl ब्रेक्स इनटू 1 मोल ऑफ H प्लस और 1 मोल ऑफ Cl माइनस, पर इसके मोल्स कितने हैं 30 मिलीमोल्स, इसके भी कितने होंगे 30 मिलीमोल्स। यहां से हमें क्या निकल के आ गया H प्लस आयन का मिलीमोल्स निकला, वो भी किसके लिए मिलीमोल्स निकला, वो किसके लिए निकला है HCl के लिए, यहां से निकल के आ गया 30। आओ इसका जानते हैं कि इसके H2, ये क्या था हमारा H2SO4 है, ठीक है। कितने ml में है देख लेते हैं, 0.3 और 200 ml में, 0.3 और ये क्या है 200 ml में। हमें मिक्सिंग का निकालना है तो यहां से मिलीमोल्स पहले निकाल लेते हैं, H2SO4 का मिलीमोल्स पहले निकालते हैं, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 और यहां भी लिख लो मिलीमोल्स ऑफ HCl पर यहां निकला था। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 क्या करोगे, जो मोलारिटी दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे
200 ml से कितना आ चुका, 60 मिलीमोल्स आ गया। ये तो है H2SO4 का, हमें निकालना किसका है, आयन का। तो H2SO4 को कैसे ब्रेक कर देंगे हम लोग, 2H प्लस और SO4 2-। अगर ये क्या है ऐसे देखना तो 1 मोल ऑफ H2SO4 से ये कितना बन रहा है, 2 मोल ऑफ H प्लस बन रहा है। पर पूछा कितने में है, इसके मोल्स कितने हैं, 60 मिलीमोल्स है, 60 मिलीमोल्स है। इसके कितने मिलीमोल्स है, 60, 1 से 2 बन रहा है, तो इसका मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 60 मतलब 120 मिलीमोल्स। आया समझ में, 2 1 मोल से कितना बन रहा है, 2, और इसके मोल कितने दे, 60 60 60 में निकालना है 60 मिलीमोल्स, तो 2 मोल ऑफ H प्लस 2 इंटू क्या 60, यहां से कितना निकल गया हमारा 120 मिलीमोल्स। मतलब टोटल मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना निकल के आया यहां से, जो H प्लस यहां से निकल के आया है वही सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में होगा प्रेजेंट, इस सॉल्यूशन में उतना ही मिलीमोल्स प्रेजेंट होंगे। आ जाओ यहां, मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, टोटल millimoles of resulting solution। total millimoles of H plus ion in resulting solution। कि यहां से कितना आ रहा है, यहां से H प्लस आयन HCl से कितना आ रहा है 30, और यहां से कितना आ रहा है 120, टोटल कितना हो चुका हमारा 150 मिलीमोल्स आ चुके हमारे, 150 मिलीमोल्स आ चुके हमारे। आना यहां आना, 150 मिलीमोल्स आ चुके हमारे। वॉल्यूम कितना था हमारा 300 ml, मतलब इस सॉल्यूशन में हमें कितने मिलीमोल्स ऑफ H प्लस निकल के आ गया, क्या मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितना निकाल के तुम लाए हो 150, निकाल के लाए हो। अगर हमें मिलीमोल्स पता चल चुका है, हम मोल्स लेते हैं, जो हम नीचे क्या लेना पड़ता, वॉल्यूम कितने में लेना पड़ता, लीटर में, वॉल्यूम किस में लेना पड़ता, लीटर में, पर हम यहाँ मोल्स क्या ले रहे हैं 150 मिलीमोल्स ले रहे हैं, तो हम वॉल्यूम किस में बात करेंगे, ml में। अब यहाँ देख लो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, अब यहाँ मैं निकाल रहा हूँ मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। आ रहा है समझ में, मोलरिटी निकाल रहा हूं रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यहां लिख लेना सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। आ रहा है समझ में, कितना निकाल के लाए हो तुम 150 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का कितना है 300, तो यहां से कितना आ गया हमारा 0.5 मोलर, मतलब इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का जो मोलरिटी है वो क्या है 0.5 मोलर। डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में, 0.5 मोलर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहां से एक बार समझ लो, मैंने इन दोनों को ही मिक्स किया, इसके मिलीमोल्स निकाल लिए, पहले H2SO4 का निकला, फिर मैंने मोल्स में क्या किया H प्लस आयन का निकालना था, तो H प्लस आयन का मोल निकाल लिया है। फिर मैंने जो यहां से मिलीमोल्स आएंगे वो इस सॉल्यूशन का तो उतना ही मिलीमोल्स होंगे H प्लस का, तो वहां से मैंने मिलीमोल्स ऑफ H प्लस इस सॉल्यूशन में तो पता चल चुका, क्योंकि आप इन दोनों सॉल्यूशन को ही मिक्स कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, हाउ मच इथेनॉल मस्ट बी एडेड 30 ml ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर।
ये देखना, ये क्या है, मिथेनॉल है और इथेनॉल है। इसका 30 ml ले रखा है और इसका दे रखा है टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ 50 ग्राम पर लीटर मेथनॉल इन इट टू 1/4। मतलब एक का हमें क्या दे रखा है, स्ट्रेंथ दे रखा है 4 ग्राम पर लीटर। बोल रहा है कि कितना, हाउ मच इथेनॉल कितना ऐड करे ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ, ये क्या है पहली बात की ये पहले बताना, तो ये क्या गिवन है हमारा, कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म गिवन है, स्ट्रेंथ गिवन है। तो जब पढ़ाया होगा तो यहां से कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाना, देखना तो कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाना, कितना वॉल्यूम, एक मिनट, कितना वॉल्यूम पहले ऐड कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, इस सॉल्यूशन का ये देखना, तो ये सॉल्यूशन 50 का 1/4 हो जाए, मतलब 50 डिवाइड इंटू 1/4, मतलब ये क्या हो जाए, स्ट्रेंथ कितना हो जाए 12.5 ग्राम पर लीटर, ये हमारा स्ट्रेंथ हो जाए। अब ये क्या है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम है। हम यहां से कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। यहां से मैंने लगाया कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या होता है, C1V1 इक्वल टू C2V2। जब मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी M1V1 कर देते थे, नॉर्मेलिटी की बात करता है तो N1V1 की बात करते हैं। और यहाँ क्या है, स्ट्रेंथ भी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, स्ट्रेंथ भी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो आओ कंसंट्रेशन टर्म है तो इसको क्या लिख दूं मैं 50, मिक्सचर का ही पहले निकाल लेता हूं, उस मिक्सचर का ही निकाल लेता हूं वॉल्यूम। तो यहां से क्या 30 ml और यहां से C2 क्या है हमारा, C2 तो पता करना है हमें, C2 पता है, C2 पता है, C2 पता है क्योंकि उसी का तो 1/4 हुआ है, वो कितना है 12.5 इंटू V2 पता करना है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अभी भी ये क्या निकलेगा, ये V निकलेगा, वो हमारा मिक्सचर का निकल के आएगा, ना कि इथेनॉल का निकलेगा, क्योंकि 30 ml भी क्या है, वो मिक्सचर का है। यहां से देखना V2 क्या निकल के आएगा 50 इंटू 30 इंटू 12.5, कितना आ चुका 525 300। तो यहां से हमारा जो निकला है 120 ml निकल के आ गया, देख लेना 120 ml ही निकल के आएगा। 50 इंटू 30 इंटू ये कर लो, ठीक है 120 ml ही आ रहा है। अब यहां से देखना 120 ml तो आ गया हमारा, ये किसका निकल के आया, मिक्सचर का। पूछा क्या है, हाउ मच इथेनॉल, तो इथेनॉल इसमें कितना प्रेजेंट होगा, इथेनॉल के लिए हमें पूछा है इथेनॉल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना था 30 ml, टोटल कितना निकाल के लाए हो 120 ml। तो क्या करेंगे, इथेनॉल लेफ्ट हम कितना बोल सकते हैं कि 120 माइनस 30 कितना हो गया हमारा, यहां से 90 ml, इथेनॉल लेफ्ट कितना बचा 90 ml। आ रहा है समझ में। इस बार मैंने कंसंट्रेशन टर्म क्या दे रखा, स्ट्रेंथ दे रखा था, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चले मैंने, उसका बोला कि हम कितना इथेनॉल और ऐड कर दें, हाउ मच एडेड, तो हमें क्या निकल के आ जाए, हमारा स्ट्रेंथ 12.5 हो जाए। यहां से मैंने वॉल्यूम 2 निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम निकाला, ये भी क्या है मिक्सचर का। इथेनॉल लेफ्ट कितना बच जाएगा 120 माइनस 30, मतलब शुरू में कितना था 30 और यहां से आपने टोटल मिक्सचर का ही निकाला, तो उसमें 90 ml क्या है इथेनॉल प्रेजेंट है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।